नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका गुरु शिखर एकेडमी ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है उनके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरु शिखर एकेडमी के इस कोर्स में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस और स्कूल लेक्चरर के लिए जो सिलेबस है आरपीसी के द्वारा जारी किया गया है, उसके तहत पेपर के रूप में एमसीक्यू की जो सीरीज है उसकी शुरुआत की है। और उसमें जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के चैप्टर वाइज आपको जो भी क्वेश्चन जो आरपीसी के एग्ज़ाम में आते हैं उनकी प्रैक्टिस है वो आपको करवाई जाएगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो चैप्टर शुरू किया है वो चैप्टर लिया है हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उस व्यवहारवादी क्रांति का उद्देश्य था कि किसी भी विषय का जो अध्ययन है वो अध्ययन मानवीय व्यवहार के संदर्भ में करना। विषय के अध्ययन में, अवलोकन में, व्याख्या में और निष्कर्ष में मानवीय व्यवहार को आधार मानने की जो पद्धति थी उस पद्धति को व्यवहारवादी क्रांति के रूप में देखा गया था। तो ये जो क्रांति है इसकी शुरुआत राजनीति विज्ञान में भी हुई और सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में, जिसको हम राजनीति विज्ञान में शिकागो संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, वहाँ व्यवहारवाद के भौतिक पिता थे प्रोफेसर चार्ल्स ई मेरियम और डॉक्टर डेविड ईस्टन, उनके द्वारा व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उस संबंध में ये जो दोनों चैप्टर है उनको अपन कंबाइंड रूप से देखेंगे कि इनमें से किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं और आज तक जो एग्जाम में आए हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं, पहला जो सवाल है वो ये है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है वो किससे है। जैसे हम ऑप्शन देखते हैं, मार्क्सवाद है, उदारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है या व्यवहारवाद है। तो स्वाभाविक है कि हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है। तो व्यवहारवादी जो क्रांति शुरू हुई थी उस क्रांति में ज्यादा जो फोकस है वो शोध कार्य पर किया गया था, उसका प्रासंगिकता से संबंध नहीं था। और जो स्वयं डेविड ईस्टन जिन्होंने व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत की थी, उन्होंने बाद में व्यवहारवाद में सुधार लाते हुए ये कहा उन्होंने कि हमें अब उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। जैसे उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि अगर हम दो चीजों की तुलना करें, मान लीजिए अगर कोई सिद्धांत है जो अप्रासंगिक है और वही दूसरा अगर सिद्धांत अस्पष्ट है, तो उसमें उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट कम बुरा है। अगर वही हम उदाहरण अगर अपने एग्जाम के संदर्भ में अगर हम लें, हम देखेंगे कि अगर हम कोई विषय वस्तु पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर हमारी कोई विषय वस्तु है वो थोड़ी बहुत है लेकिन वो अगर स्पष्ट नहीं है फिर भी हम उसमें को सुधार करके अस्पष्टता से उसको स्पष्टता की ओर ले जा सकते हैं। तो प्रासंगिकता का जो सिद्धांत था उसने व्यवहारवाद में सुधार किया और ये क्रांति लाया उत्तर व्यवहारवाद में कि कोई भी कार्य ऐसा हो जो प्रासंगिक हो, जो समाज के काम आ सके, समाज के लिए उपयोगी हो, समाज की समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसलिए प्रासंगिकता का जो सिद्धांत है उसका संबंध है उत्तर व्यवहारवाद से, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद ने दो चीजों पर ही ज्यादा फोकस किया था। एक पहला था कार्य और दूसरा था प्रासंगिकता, कि कार्य ऐसा हो जो समाज के लिए उपयोगी हो, प्रासंगिक हो, समाज की परिवर्तन में सहायक हो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा? व्यवहारवाद की जो शुरुआत है
वो शुरुआत हुई थी 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और समाप्ति के बाद देखो दोनों घटनाएं पैरेलल चलती है। इधर राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी की क्रांति की शुरुआत होती है और उधर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध की घटना शुरू होती है। और 1970 तक आते आते शीत युद्ध का भी अवसान होता है और यहां पर व्यवहारवाद का भी अवसान होता है। और 1969 में व्यवहारवाद के जो प्रणेता थे डॉक्टर डेविड ईस्टन, उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति में सुधार करते हुए ये बात कही कि अब हमें हमारा जो शोध कार्य है, जो हमारा रिसर्च है, उसमें सार्थकता लानी होगी और हमें उत्तर व्यवहारवाद की ओर बढ़ना होगा। तो स्वाभाविक रूप से आंसर ये होगा कि 1960 और 70 के दशक में वो उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा था। जैसे तीसरा सवाल है, निम्न में से किस स्कूल के द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई थी? जैसे मैंने अभी शुरुआत में जब चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था कि अमेरिका का एक विश्वविद्यालय था, शिकागो विश्वविद्यालय, जिसको अब राजनीति विज्ञान में हम शिकागो स्कूल के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के प्रोफेसर थे प्रोफेसर चार्ल्स ई मेरियम और डॉक्टर डेविड ईस्टन। तो उनके द्वारा है वो व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत की गई थी राजनीति विज्ञान में, इसलिए इसका आंसर होगा शिकागो स्कूल। चौथा सवाल आता है कि मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? देखिए, व्यवहारवादी जो क्रांति थी, उस व्यवहारवादी क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था राजनीति विज्ञान को विज्ञान के धरातल पर खड़ा करना। राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसको यथार्थ दृष्टि प्रदान करना। तो इसमें अगर अपन देखेंगे तो मूल्य तटस्थता, इसलिए मूल्य और विज्ञान का संबंध नहीं होता है। विज्ञान मूल्यों में विश्वास नहीं करता है। विज्ञान में हमेशा मूल्य निरपेक्ष है, वो अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो अराजकतावादी विचारधारा है वो विचारधारा है जो राज्य को अनावश्यक मानती है, राज्य का विरोध करती है। बहुलवादी ये कहते हैं कि राज्य को अधिकतम हम एक संस्था मान सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि राज्य एक सुप्रीम है, वो इंस्टीट्यूशन है या एक सर्वोच्च संस्था है। और मार्क्सवादियों ने तो राज्य का विरोध ही किया और ये अंत में वो कहते हैं कि राज्य लुप्त हो जाएगा। जो समाज के विकास की जो प्रक्रिया है उसका जो अंतिम पायदान होगा, जिसको वो साम्यवाद की अवस्था कहते हैं, जहां न वर्ग होगा न राज्य होगा। तो मूल्य तटस्थता की जो बात है उस बात में विश्वास था व्यवहारवादियों का, क्योंकि व्यवहारवादी जो चिंतन है वो चिंतन राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में सहायक है। नेक्स्ट सवाल आता है अपना कि उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित कथन है। व्यवहारवाद का निराकरण करता है, विश्व के साथ सक्रिय भागीदारी का समर्थन करता है। बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना था कि हमारा जो शोध कार्य है या हम जो कार्य करते हैं वो कार्य ऐसा हो जो विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं या विश्व के जितने भी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान करे। तो वो व्यवहारवाद सक्रिय भागीदारी का भी समर्थन करता है, व्यवहारवाद को संशोधित भी करता है और राजनीति के अध्ययन में मूल्यों की अनुमति भी देता है। कारण क्या था? व्यवहारवादियों ने अपने आप को मूल्यों से पृथक कर दिया। वो ये कहते थे कि राजनीति विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान के रूप में स्थापित करेंगे, तो मूल्यों का राजनीति विज्ञान से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो हमारे जो ऑप्शन है उसमें ये व्यवहारवाद का निराकरण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद की अगली क्रांति है, एक अगला चरण है, एक उसमें संशोधन है, उसमें सुधार है कि व्यवहारवाद की जो कमियां थी उसको सुधार करते हुए किस प्रकार से समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो जो हमारे ऑप्शन है वो 2, 3 और 4, जो ये जो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही या करेक्ट आंसर होगा। राजनीति विज्ञान में नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। सही है। राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, क्योंकि व्यवहारवाद का अर्थ यही है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन हमें मानवीय व्यवहार के संदर्भ में करना या मानव व्यवहार को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना। शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया, ये भी सही है।
और व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो अपन इसमें अगर अपन देखें कि व्यवहारवाद की एक प्रकृति थी जिसने क्या किया, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों में बदलने का प्रयास किया, राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। ये दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है। शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया और व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो इसमें यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी परंपरा का प्रेरक किसे माना जाता है? तो जैसे मैंने शुरू में चैप्टर में कहा था कि शिकागो स्कूल के प्रोफेसर थे चार्ल्स ई मेरियम, वो उनको व्यवहारवादी क्रांति का बौद्धिक पिता कहा जाता है। उनकी विचारों में सबसे पहले राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होती है और वो इस बात पर बल देते हैं कि हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन मानवीय व्यवहार के संदर्भ में ही है वो करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? तो व्यवहारवाद व्यवस्थाबद्धीकरण में विश्वास करता है, परिमाणीकरण में विश्वास करता है, समग्रता में विश्वास करता है, लेकिन व्यवहारवाद एवं प्रासंगिकता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि व्यवहारवादी चिंतन की एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनका जो शोध कार्य था या उन्होंने जितना भी जो अध्ययन पर समय दिया था, उस अध्ययन का समाज की तात्कालिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था, उसमें प्रासंगिकता का अभाव था। और उसी प्रासंगिकता के अभाव के कारण ही बाद में डेविड ईस्टन खुद ने यह कहा था कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा, हमें समाज की समस्याओं का समाधान है वो करना होगा। तो ये जो प्रासंगिकता का सिद्धांत है ये व्यवहारवाद से सम्मतित नहीं होकर के ये जो अवधारणा है वो उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा व्यवसाय का राजनीतिकरण को अपरिहार्य और अवांछनीय मानता है? देखो, जब हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की बात करते हैं तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का विरोध नहीं करता है, बल्कि व्यवहारवाद में कुछ आवश्यक संशोधन करता है। और एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद और जो हमारी परंपरागत राजनीति थी, जो क्लासिकल जो पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके बीच एक सेतुबंध के रूप में काम करता है। और उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होता है और उसको इस बात का पता रहता है कि उसका व्यवसाय किस दिशा में जा रहा है, समाज की क्या मांग है, उसके अनुरूप उसे किस प्रकार से उत्पादन करना है, लोगों की अपेक्षाओं पर किस प्रकार से हमें खरा उतरना है। तो जिस प्रकार से एक व्यवसायी व्यवसाय के प्रति समर्पित होता है, तो डॉक्टर डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि उसी प्रकार जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उनको भी राजनीति विज्ञान के प्रति समर्पित होना होगा और उनका सबसे बड़ा ये उद्देश्य होगा कि हम समाज को किस प्रकार से बदल सकते हैं, समाज में किस प्रकार से जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं और उनका समाधान करते हुए सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार से है वो संपादित किया जा सकता है। तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवसाय के राजनीतिकरण में विश्वास करता है। जो राजनीतिक विचारक है, जो राजनीतिक वैज्ञानिक है, जो अभी तक प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे थे, उनको डेविड ईस्टन ये कहता है कि आपको अब विषय के प्रति एक व्यावसायिक दृष्टिकोण रखना होगा। इसलिए इसमें व्यवहारवाद भी आंसर नहीं है, मार्क्सवाद भी नहीं है, संरचनावाद भी नहीं है। इसका सही आंसर है उत्तर व्यवहारवाद। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा उपागम ये मानता है कि राजनीति विज्ञान के अध्येताओं को सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए? क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत, जो परंपरागत हमारी राजनीतिक सिद्धांत है, उसका सामाजिक परिवर्तन से ज्यादा सरोकार नहीं था। व्यवहारवादी क्रांति या जो व्यवहारवादी विचारधारा है वो ये मानती थी कि हमें राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना है। उनका सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार भी नहीं था और जब सामाजिक समस्याओं से सरोकार नहीं था तो सामाजिक परिवर्तन को किसी भी रूप में लागू नहीं किया जा सकता था। जब हमारे तात्कालिक समाज की कई समस्याएं थी, जैसे हमारे यहाँ पर शीत युद्ध चल रहा था,
देशों के बीच टकराव था, शस्त्रीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, रंग भेद की समस्याएं थी, और इन सारी समस्याओं का संबंध है वो व्यवहारवादियों से नहीं था। इसलिए तो डेविड ईस्टन ने फिर ये कहा कि हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो सामाजिक परिवर्तन पर जो ध्यान केंद्रित किया है वो केंद्रित किया है उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा ने। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। देखो, परंपरागत दृष्टिकोण तो जो विज्ञान के विरुद्ध है, परंपरागत राजनीति है जिसमें दर्शन और तर्क पर बल दिया जाता है। जो संवैधानिक दृष्टिकोण है तो उसमें तो प्रमुख जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या विश्व के जो प्रमुख संविधान है उनका अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जो अपने आप से परंपरागत राजनीति का एक भाग है। तो इसका आंसर होगा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, इसका अर्थ है कि राजनीति विज्ञान को अब आप केवल एक विषय की सीमा में बांध कर नहीं रख सकते हैं। आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य विषयों के संदर्भ में भी करेंगे। राजनीति विज्ञान का जब आप अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानवीय व्यवहार है, तो मानवीय व्यवहार सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय इन सभी पहलुओं से प्रभावित होता है। तो हम अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय अगर अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से, इन सब से अगर कोई जानकारी लेते हैं और उस जानकारी के द्वारा अगर हमारे विषय का जो वैज्ञानिक अध्ययन या जो विषय की जो यथार्थवादी जो प्रवृत्ति है अगर बढ़ती है, तो ये हमारे लिए, विषय के लिए उस विषय को एक वैज्ञानिकता का जो संपुट है वो देने के लिए आवश्यक है। तो ऐसे जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को कहा जाता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। सामान्य शब्दों में राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो अध्ययन अन्य विषयों का सहारा लेते हुए करना, अन्य विषयों के संदर्भ में करना, ताकि उस विषय का जो अध्ययन है वो ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक हो। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। पहला जैसे ऑप्शन है वो है कि व्यवहारवाद को खतरे के रूप में। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर व्यवहारवाद को खतरा नहीं मानता है। खुद डेविड ईस्टन कहते हैं कि ये व्यवहारवादी क्रांति का एक अगला चरण है, एक उसमें सुधार की प्रक्रिया है। उसमें क्या कमी थी, क्या खामी थी, उसमें अपन कैसे सुधार कर सकते हैं उसके बारे में बात करता है। या परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में, इसका उद्देश्य यह भी नहीं था, उत्तर व्यवहारवाद का काम यह भी नहीं था कि हमें परंपरागत जो राजनीति है उसमें कुछ सुधार करना है, या हमें जो संरचनावादी जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण था जो बाद में ऑमंड और कॉलमैन के द्वारा दिया गया था उसके अग्रदूत के रूप में काम करना, ऐसा भी नहीं था। उत्तर व्यवहारवाद का अगर सर्वोत्तम व्याख्या थी वो व्याख्या ये थी कि जो व्यवहारवादी जो शोध था उस शोध का प्रसार करना, उस शोध को सामाजिक समस्याओं के समाधान में लागू करना। आज भी हम देख रहे हैं हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार की भी यही नीति है कि जो हमारी प्रयोगशालाओं में जो अनुसंधान हो रहे हैं उस अनुसंधान को सीधे विकास की प्रक्रिया से जोड़ना, सीधे धरातल से जोड़ना। अगर कृषिगत प्रयोगशाला में कोई अनुसंधान हो रहा है तो उस अनुसंधान को सीधे हमें खेत तक ले जाना है ताकि उसका लाभ मिले। तो वो उद्देश्य उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का था कि व्यवहारवादियों ने जो अपना रिसर्च किया था, जो शोध कार्य किया था, उस शोध कार्य को समाज में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, समाज को उससे किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। अगर समाज को लाभ मिले तो ही वो राजनीति विज्ञान के लिए या राजनीति के जो अध्येता है या जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उनका अध्ययन काम का है, अन्यथा उनका जो अध्ययन है वो निरर्थक है। क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी यही कहते हैं, वो दो चीजों पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। एक वो ये कहते हैं कि अपने को कार्य करना है, दूसरा कार्य ऐसा करो जो प्रासंगिक हो। तो उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या यही होगी कि व्यवहारवादी जो शोध है उस शोध को उसको विस्तृत रूप में फैलाना, समाज में जो समस्याएं हैं उनके समाधान में लागू करना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये सारी विचारधाराएं, जैसे मार्क्सवादी चिंतन है, मार्क्सवादी चिंतन का व्यवहारवाद से कोई लेना देना नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन क्या था? कार्ल मार्क्स ने समाज के विकास को समझने के लिए अपनी एक दृष्टि दी थी, अपनी एक व्यवस्था दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि समाज का जो विकास है वो सीधा नहीं होकर एक टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया से होता है, जिसको वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया कहता है। और वो ये कहता है कि उसका आधार है, वो आधार भौतिक पदार्थ है, मैटर है, जिसको हेगेल ने कहा है कि समाज के विकास का जो आधार है वो प्रत्यय है या आइडिया या विचार को मानता है। ठीक है। नव मार्क्सवाद वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद की नई व्याख्या करता है। औपचारिक संस्थावाद जो हमारे समाज का, अभी जो हम हमारी राजनीतिक संस्थाएं देख रहे हैं, हमारा जो कानूनी ढांचा देख रहे हैं, उनकी व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा तार्किक प्रत्यक्षवाद। अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वो ज्ञान जो अनुभववाद पर आधारित हो, तर्कों पर आधारित हो, जिसमें तथ्य हो। अगला सवाल है, निम्न में से ये किसका नारा है कि अप्रासंगिकता से अस्पष्ट कम बुरा है। जैसे पूरी जो विषय वस्तु है, मैंने पहले भी कहा था, इसलिए दोनों ये जो टॉपिक है वो आपस में मिले हुए हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। क्योंकि उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना था कि जो व्यवहारवादी जो चिंतन है वो चिंतन अप्रासंगिक है। इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर आपकी विषय वस्तु है, अगर आपका अध्ययन है वो अस्पष्ट है तो हमें स्वीकार है, लेकिन अगर वो अप्रासंगिक है, समाज के किसी काम का नहीं है, तात्कालिक समस्याओं के समाधान में उनका कोई योगदान नहीं है, जो जीवन की यथार्थता है उससे अगर उसका कोई तारतम्य नहीं है, तो उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अप्रासंगिकता से अस्पष्ट कम बुरा है। अस्पष्ट अगर कोई हमारे पास ऐसा ज्ञान है या अस्पष्ट हमारे पास में कोई ऐसी विषय वस्तु है, उसमें अपन सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे संबंधित अगर विषय वस्तु अप्रासंगिक है तो फिर उसका कोई महत्व भी नहीं रहेगा। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों का यह नारा था कि अस्पष्टता अप्रासंगिकता से कम बुरी है। नेक्स्ट हमारा सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन व्यवहारवाद के आलोचक विद्वान है? लियो स्ट्रास, हन्ना आरेंट, वोगेलिन और हेंस मॉर्गेंथो। तो देखो, ये जो लियो स्ट्रास है या हन्ना आरेंट है या वोगेलिन है, ये तीनों राजनीतिक दार्शनिक है। और जो राजनीतिक दार्शनिक है या राजनीतिक दर्शन है वो हमेशा मूल्यों में विश्वास करता है। ये इस बात को अस्वीकार करते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो मूल्य निरपेक्ष किया जा सकता है। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानवीय व्यवहार पर आधारित है, तो आप इसका पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष है वो अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और फिर आता है हेंस मार्गेंथो। मार्गेंथो यथार्थवादी विचारक है, और यथार्थवादी विचारक वो होता है जो समाज में जैसा देखता है वैसा लिखता है और उसके अनुरूप समाधान भी साथ में बताता है। तो ये जो चारों जो विचारक है, ये चारों विचारक व्यवहारवाद के आलोचक है, व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 4 नंबर 1, 2, 3 और 4, वो चारों ऑप्शन इसमें सही होंगे। चारों जो विद्वान है वो व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपागम ये मानता है कि राजनीति विज्ञान के अध्येताओं को सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए? जैसा मैंने पहले अपन चर्चा भी कर चुके हैं, क्लासिकी राजनीति विज्ञान का सामाजिक परिवर्तन से कोई ज्यादा सरोकार नहीं था। संरचनात्मक जो प्रक्रियात्मक सिद्धांत है वो ये बताता है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार की संरचना कौन कौन से कार्य करती है, और उसके आधार पर आप
दो या तीन या अधिक देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। व्यवहारवाद, जैसे पहले अपने पढ़ा था कि प्रासंगिकता से इन्होंने मुख मोड़ लिया था। जो व्यवहारवादी विद्वान थे उन्होंने अपने आप को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित कर दिया। जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था या प्रयोगशाला से बाहर समाज में क्या हो रहा है उनसे उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। उसके बाद उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होती है और ये क्रांति सामाजिक समस्याओं के समाधान पर बल देती है और सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हुए इनके द्वारा जो सामाजिक जो परिवर्तन है वो परिवर्तन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने व्यवहारवाद द्वारा फासीवाद, नाजीवाद या राष्ट्रीय समाजवाद की निंदा नहीं कर पाने को 20वीं शताब्दी की दुखद घटना माना है? देखो अपने अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को आप समझो थोड़ा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत क्यों होती है? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि खुद डॉक्टर डेविड ईस्टन कहते हैं कि समाज में जो समस्याएं थी उन समस्याओं से राजनीति वैज्ञानिकों का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। वो बड़े बड़े जो प्रयोगशालाएं थी या विश्वविद्यालय के जो शोध कक्ष थे वहां तक सीमित थे। अब आप देखो इसी समय वैश्विक घटनाएं घटित होती है। राष्ट्रीय समाजवाद है, फासीवाद है, नाजीवाद है, या फासीवाद या नाजीवाद जिन्होंने लोगों की स्वतंत्रता पर आक्रमण किया, अधिकारों को सीमित कर दिया, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं स्थापित की। जब ये व्यवस्थाएं हो रही थी उस समय व्यवहारवादी कहां थे? आर्नोल्ड ब्रेक्ट ये कहते हैं कि जब ये सारी घटनाएं समाज में घटित हो रही थी और राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों का ये दायित्व बनता था, उनका ये कर्तव्य था कि वो इस बारे में लोगों को जागरूक करते, इसके खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करते कि भाई लोकतंत्र के लिए ये जो घटनाएं हैं वो ये खतरे के रूप में लोगों की स्वतंत्रताओं को सीमित कर सकती है। तो आर्नोल्ड ब्रैकेट के द्वारा फासीवाद, नाजीवाद या राष्ट्रीय समाजवाद की निंदा नहीं करने को 20वीं शताब्दी की दुखद घटना माना है। अब राष्ट्रीय समाजवाद है, समाजवाद का जो विचार था कार्ल मार्क्स ने तो यहां तक कहा था, वो राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तो ये कहा था कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो वो राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में रसिया में समाजवाद को एक तरह से राष्ट्रीय समाजवाद का नाम दे दिया गया था। जो कार्ल मार्क्सवाद का जो मूल विचार था उस मूल विचार में संशोधन करते हुए, इसलिए आर्नोल्ड ब्रैकेट ने व्यवहारवाद, जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, जो अध्येता थे, उनकी आलोचना की थी कि आपकी दृष्टि नाजीवाद या फासीवाद या जो ये घटनाएं घटित हुई थी राष्ट्रीय समाजवाद की, उस समय कहां थी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विचारक है वो व्यवहारवादियों को ऐसे इंजीनियरों की संज्ञा देते हैं जो पुल बनाते समय पदार्थ पर अपना ध्यान केंद्रित करता है? अब कई बार एग्जाम में हम देखते हैं कि जो पेपर है उसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं, उसको आपको कंटेंट को समझना है कि वो सवाल क्या कह रहा है। जैसे डेविड ईस्टन व्यवहारवाद की आलोचना करता है स्वयं, हालांकि डेविड ईस्टन खुद प्रणेता थे व्यवहारवाद के और बाद में खुद ये कहते हैं कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। क्यों बनना होगा? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि व्यवहारवादियों ने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध दिया था। उनका तात्कालिक समाज में जो समस्याएं थी उसमें किसी प्रकार का कोई समाधान में योगदान नहीं था। और ये कहा जाता है कि अगर आप किसी समस्या समाधान का अगर हिस्सा नहीं है तो आप उस समस्या से भी बड़ी समस्या है। तो वही काम व्यवहारवादियों ने किया। इसलिए ये तीनों विचारक, हालांकि लियो स्ट्रास, हन्ना अरेंट, हेंस मार्गेन, तो ये दोनों राजनीतिक दार्शनिक है,
जिन्होंने सर्वाधिकारवाद और क्रांति का विशेष तौर से अध्ययन किया, उसके बारे में अपने को सिद्धांत दिए। और हेंस मार्गेन तो यथार्थवादी विचारक था। तो हिंज येलो इसमें ये कहते हैं कि व्यवहारवादी ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने पुल बनाते समय पदार्थ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पुल किस दिशा में बनेगा, उसका फायदा क्या होगा, ठीक है, उस पुल को बनाते समय किस दिशा का ध्यान रखना है, इन चीजों से उनका कोई मतलब नहीं था। बस केवल उनका यह ज्ञान था पुल बनाना जरूरी है या नहीं है, उनके लिए भी इसका कोई महत्व नहीं था। केवल और केवल उन्होंने जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उस पर ध्यान केंद्रित किया था। इसलिए हिंज येलो ने व्यवहारवादियों की है वो आलोचना की थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन व्यवहारवादियों की कार्य पद्धति को ही सर्वाधिकारवाद पनपाने की आधारशिला करार देता है, देती है? तो अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें लियो स्ट्रास, अल्फ्रेड ग्रेजिया, जॉन डीवी और हन्ना अरेंट। तो हन्ना अरेंट जो दार्शनिक विचारक है, उसने जो सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांत में उसने दो सिद्धांतों का विशेष तौर से वर्णन किया है, अध्ययन किया है। पहला जो सिद्धांत है वो उनका है क्रांति पर, कि क्रांति क्यों होती है, क्रांति के क्या कारण है। और दूसरा उनका जो सिद्धांत है वो अधिनायकवाद को लेकर है, सर्वाधिकारवाद को लेकर है, कि सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति कैसे होती है और एक सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे किस प्रकार से लोगों के जो अधिकार है उन अधिकारों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो ठीक हन्ना अरेंट अपने अध्ययन को लेकर व्यवहारवादियों पर भी यह आक्षेप लगाता है कि व्यवहारवादियों की कार्य पद्धति को ही सर्वाधिकारवाद परंपरा की आधारशिला करार देता है। क्यों देता है? क्यों? इसलिए देता है कि व्यवहारवादी क्रांति अपना संपूर्ण ध्यान राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने पर केंद्रित करती है। मूल्यों का उससे कोई लेना देना नहीं है। न तो व्यवहारवादियों का स्वतंत्रता से, न समानता से, न बंधुता से, न अधिकारों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जब व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की आधारभूत विषय वस्तु है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, इन सब की उपेक्षा कर देते हैं, तो फिर समाज में, और उसमें तात्कालिक खतरे भी थे, सर्वाधिकारवादी विचारधाराएं हावी हो रही थी, जगह जगह देशों में तानाशाही शासन का उदय हो रहा था। इसलिए हन्ना अरेंट है वो व्यवहारवादियों की आलोचना करते हुए ये कहता है कि अगर उस समय तात्कालिक समय में विश्व में कहीं पर भी अगर सर्वाधिकारवाद की घटनाएं घटित होती है तो उनके पीछे कारण है, वो कारण व्यवहारवादी अध्ययन था, उनकी विचारधाराएं थी। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड ईस्टन द्वारा जो भाषण दिया गया था उसका क्या शीर्षक था? देखो कई बार क्या, जैसे आपने जो अभी के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, चाहे स्कूल लेक्चरर के हो, नेट या स्लेट के एग्जाम हो, या फिर राजस्थान के बाहर अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उस एग्जाम में राजनीति विज्ञान में हमेशा 3 से 4 सवाल ऐसे आते हैं पेपर में जो बुक से रिलेटेड होते हैं, कि किस थिंकर ने या किस विचारक ने या किस जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उसने कौन सी बुक लिखी है। या आप तो ये भी पूछते हैं कि उसको आप कालक्रम के अनुसार है वो आप व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि, और कुछ बुक्स ऐसी है जो उनका जो कंटेंट है वो मिला जुला है। आप जब एक साथ देखेंगे तो आपको उसमें कंफ्यूजन होगा कि यार ये किताब तो लियो स्ट्रास की भी मैंने पढ़ी है, ठीक है, ये किताब तो मैंने मायरन विनर की भी पढ़ी है, ठीक है। तो आप जो ऐसी जो कंफ्यूजन वाली जो बुक्स है उनकी आप एक लिस्ट या एक सारणी बना लो कि ये जो 30-40 जो किताबें हैं जो मिलती जुलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बुक्स है ये हो सकता है इस विचारक ने लिखी है, तो आप उसको उस पर थोड़ा विशेष फोकस कीजिए। और कई बार ऐसी किताबें पूछी जाती है एग्जाम में, और उस समय अपन जब पढ़ते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि यार छोड़ो, क्या कुछ नहीं, ऐसा सवाल आएगा नहीं। लेकिन एग्जाम में जब हम पेपर देखते हैं तब हमारा माथा ठंडाता है, यार इसको हमने छोड़ दिया था, लेकिन देखो छोड़ते ही एग्जाम है वो आगे आ गया था। अब ये जैसे सवाल है,
उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड ईस्टन द्वारा जो भाषण दिया गया था उसका क्या शीर्षक था? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि व्यवहारवाद के प्रणेता भी डॉक्टर डेविड ईस्टन थे और उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता भी डेविड ईस्टन थे। डेविड ईस्टन ने 1969 में एक भाषण दिया था और उस भाषण में यह कहा था कि हमें व्यवहारवादी क्रांति को उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में बदलना होगा, जिसको उन्होंने नई क्रांति कहा था, द न्यू रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। एक नई क्रांति जो समाज की समस्याओं का समाधान करने पर बल देती है और ये मानती है कि राजनीतिक विज्ञान में जो भी कार्य किया जाएगा वो प्रासंगिकता से जुड़ा होगा, सामाजिक समस्याओं के समाधान से वो जुड़ा होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा कि द न्यू रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। इसके मार्फत डेविड ईस्टन ये कहता है कि हमें अब व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद की ओर बढ़ना होगा, अब हमें कार्य को प्रासंगिकता के साथ जोड़ना होगा। यह सवाल है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो अब जैसे इनके ऑप्शन देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता के सिद्धांत में विश्वास करता है कि भाई कोई भी काम ऐसा हो जो समाज के काम आ सके। व्यवसाय का राजनीतिकरण करता है कि प्रत्येक जो व्यवसायी अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहता है, उसी प्रकार एक राजनीतिक अध्येता को भी अपने विषय के प्रति या जो उसके अध्ययन के प्रति है वो समर्पित करना होगा। अप्रासंगिकता से अस्पष्ट होना बेहतर मानते हैं। सार से पूर्व प्रविधि, ये उत्तर व्यवहारवाद से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि प्रविधि से पूर्व सार है। विधियां इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो सार है अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है और अगर आप विधियों को अगर आप मानते हैं, आप उस लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, सार इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये उद्देश्य है, उस पर हमें फोकस करना होगा, तभी हमारा जो अध्ययन होगा वो वास्तविक होगा, यथार्थ होगा, स्वयं राजनीतिक वैज्ञानिक के लिए और समाज के लिए उनके लिए काम में आ सकता है। इसलिए ये जो कथन है वो उत्तर व्यवहारवाद पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी सार को प्रमुखता देते हैं, अपना जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्रमुखता देते हैं, उसके बाद उसके लिए जो भी प्रविधियां हैं, जो भी विधियां हैं, जो भी उपागम है, उसको वो महत्व देते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की क्योंकि यह, अब क्यों आलोचना की? तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रासंगिकता की कीमत पर वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अत्यधिक बल देता है, बिल्कुल सही है। यथास्थिति का समर्थन करता है, क्योंकि परिवर्तन का समर्थन करता नहीं है, जो समाज में चल रहा है वैसे चलने दो, आप अपने आप को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित कर लो, या ये कहो कि हम राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में लगे हुए हैं। मूल्य मुक्त विज्ञान, ठीक है, मूल्यों की कोई भूमिका स्वीकार नहीं करता है। तो ये जो तीनों आलोचनाएं हैं, ये तीनों आलोचनाएं उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के परिप्रेक्ष्य में की है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? अनुप्रयुक्त ज्ञान। उत्तर व्यवहारवाद यही कहते हैं कि ज्ञान ऐसा हो जिसको समाज में प्रयुक्त किया जा सके, समाज के लिए वो काम आ सके, उसी ज्ञान के द्वारा सामाजिक परिवर्तन किया जा सके, तभी तो वो ज्ञान काम का है, अन्यथा वो ज्ञान किस काम का है? समस्या समाधान की ओर लक्षित कार्रवाई। आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका शोध कार्य है, और वो शोध कार्य तभी समाज के काम आ सकेगा जब आप उससे समस्याओं का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो कथन है वो उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है, और व्यष्टि विश्लेषण का समर्थन है वो उत्तर व्यवहारवाद नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब इसमें से अपने को देखना है कि
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो अपने को पहले क्या करना होगा, ऐसे सवाल आते हैं तो अपने को आराम से जो चारों जो स्टेटमेंट है, चारों जो कथन है या जो चारों ऑप्शन है वो आपको आराम से पढ़ने हैं। कई बार क्या सवाल थोड़ा उसकी ट्रिक को चेंज करके दिया जाता है। जैसे अपन ये पढ़ते हैं कि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि राजनीतिक जो दर्शन है उस दर्शन का जो आधार है वो आधार मूल्यों को माना जाता है। राजनीतिक दर्शन में मूल्यों का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आनुभाविक होता है, सही है, जिसमें पहले मैंने कहा था कि व्यवहारवाद आनुभाविक या तार्किक प्रत्यक्षवाद पर आधारित है और फैक्ट पर आधारित है, तथ्य है, क्योंकि फैक्ट साइंस की विशेषता है। विज्ञान में हमेशा तथ्यों पर ही बल दिया जाता है। राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये व्यवहारवादी विशेषता को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन दर्शन है, दर्शन मूल्यों की बात करता है, इसलिए और मूल्य व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 1, 2 और 3, ठीक है। जो ये जो ऑप्शन है ये राजनीतिक दर्शन या परंपरागत राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु से संबंधित है और परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रतिक्रिया के विरुद्ध ही व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये आज हमारा पहला चैप्टर था कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन दोनों में बेसिक क्या फर्क है, क्या विशेषताएं इनकी, और हमारी जो भी नेक्स्ट क्लासेज होगी उसमें हम चैप्टर वाइज स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर वाइज और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। उसके बाद एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है वो सीरीज भी जारी रहेगी और साथ ही जो भी इस एग्जाम के लिए जितने भी जो कंटेंट होंगे वो हम आपके सामने लेकर आएंगे और आप लोगों के जो भी सुझाव होंगे वो हम उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए आपको जो एक सटीक और प्रमाणिक जो परीक्षा उपयोगी जो जानकारी है वो हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।